नमस्ते दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, इसमें दो टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले। बेसिकली फर्स्ट इज मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड वन इज मेटल एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो फर्स्ट पार्ट जो है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, इसमें क्या होता है? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, लेट अस से वी हैव टू मेटल्स, M1 है हमारे पास और M2 है। ओके, एक हमारे पास है मेटल M1 और मेटल M2 का सॉल्ट है हमारे पास। ओके, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट इज बेसिकली एन आयोनिक कंपाउंड which is made up of cation and anion which does not have H plus और OH minus आता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट में जो कैटायन होता है वो मेटल से आता है, राइट। लेट अस से वी हैव मेटल M1। एग्जांपल से मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस से वी हैव आयरन। ओके, हमारे पास है आयरन मेटल, तो उसको हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया है। ठीक है, सो वी नो that iron is more reactive than copper, so it will displace copper from its salt solution and ये सल्फेट के साथ एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, FeSO4 and copper will be displaced from its solution. Okay, now copper sulfate is of blue color. अब जब फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा तो फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन। ओके, बट क्या मैंने डायरेक्ट आयरन को कॉपर से रिप्लेस किया? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए और कैटायंस और एनायंस से कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए, राइट। आपने 9th क्लास CBSE चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कैटायन एनायन से कैसे हम कंपाउंड बनाते हैं एक्चुअली। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? so, हमारे पास लेटस से वी हैव आयरन, ओके, एंड वी हैव कॉपर सल्फेट। ओके, now what will happen? Iron will convert into its cation Fe2 plus and copper sulfate का aqueous solution है, so that वो अपने ions में dissociate हो जाएगा, that is Cu2 plus and SO4 2 minus. Now iron जो है it is more reactive than copper, so Fe2 plus will make an ionic compound with SO4 2 minus. तो Fe2 plus की एंड SO4 2 minus का कंपाउंड कैसे बनाते हैं? हम नीचे वैलेंसी से लिखते हैं। अगर सेम वैलेंसीज है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, राइट, क्रिस क्रॉस मेथड। नाउ यहाँ पे क्या बनेगा? FeSO4 प्लस जो Cu2 प्लस है इट विल गेट रेड्यूस्ड इनटू कॉपर। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन राइट द प्रोडक्ट्स, है ना। हम डायरेक्टली कॉपर की जगह आयरन नहीं लिख सकते। कुछ और एग्जाम्पल। अच्छा, मेन बात कि हम ये कैसे पता करें कि भाई कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ मेटल्स होता है, उसे हम बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, व्हाट इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज? इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, आप ऊपर से नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। ओके, तो आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो तो मैंने कुछ मेटल्स को लिस्ट डाउन किया है। जैसे सबसे रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, देन रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, देन उस सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन यहाँ पे आता है हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बट यहाँ पे हम हाइड्रोजन को क्यों रखते हैं? क्योंकि जब हम मेटल एसिड डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं तो मेटल्स एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो वो जब हम मेटल एसिड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ऐसे ऐसे करके फिर आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, इसके नीचे प्लेटिनम भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो लेट अस से कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं कॉपर को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करता हूं तो क्या ये रिएक्शन होगा?
उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज चेक करना पड़ेगा. चेक द रिएक्टिविटी सीरीज इफ कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयरन कम्स फर्स्ट एंड कॉपर कम्स आफ्टर आयरन. ठीक है, यहाँ पे ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. ओके, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और वी कैन से कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लिखना है नो रिएक्शन. राइट, एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे लेट अस से वी हैव मैग्नीशियम और let us write aluminium plus magnesium chloride. Okay, this is also a salt of magnesium. So first check if aluminium is more reactive than magnesium or not. So अगर हम reactivity series में देखें तो aluminium is actually less reactive than magnesium, so it cannot displace magnesium from its salt solution. So यहाँ पे हमें लिखना है simpler no reaction. Right? So अगर इसी का हम उल्टा करें मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो इट कैन डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट. तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है 2+, एंड इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो किस में ब्रेक डाउन होगा Al3+ एंड Cl-. Mg2+ एंड Cl- will form MgCl twice plus Al3+ will get reduced into aluminium. Yes, I hope it is clear. So moving forward, we have second type of displacement reaction, metal acid displacement reaction. But before that, है ना, तो हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि नोट डाउन करके that the metals which comes above can displace the metals which comes below them in reactivity सीरीज. ओके, जो मेटल्स ऊपर आते हैं, ठीक है, वो नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं. राइट, जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन एंड कॉपर सल्फेट. सो आयरन कम्स अबोव कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ऑल्टरनेटिवली कॉपर जो है वो आयरन के नीचे आता है, तो इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, moving forward we have second type of displacement reaction, metal acid displacement reaction. ठीक है, it is the type of reaction in which an active metal displaces hydrogen from its acid. Right, now what is active metal? Active metal are metals which comes above hydrogen, or we can say they are more reactive देन हाइड्रोजन. उन सबको बोला जाता है एक्टिव मेटल. एज यू कैन सी इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर ही है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड. दीज ऑल आर एक्टिव मेटल्स. ओके, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. उसके नीचे जो है दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है एसिड में एक्चुअली होता क्या है? एसिड इज एन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, जिसमें एक कैटायन इज कांस्टेंट विच इज H+. जो आयोनिक कंपाउंड है जिसमें H+ कैटायन है, दे ऑल आर कॉल्ड एसिड. ठीक है, एग्जांपल HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3. राइट, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले. तो होता क्या है, सेम मैकेनिज्म होता है. अगर मान लो कोई एक्टिव मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम एसिड यूज करते हैं इट इज डाइल्यूट एसिड्स. ओके, हम कंसंट्रेटेड एसिड यूज नहीं करते हैं. राइट, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से वी हैव टेकन जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो चेक फर्स्ट if zinc is more reactive than hydrogen or not. It can it displace hydrogen from its acid? So we have to check the metal reactivity series. Yes, zinc is more reactive than
हाइड्रोजन, सो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड। अब जिंक की क्या वैलेंसी होती है? जिंक हैज अ वैलेंसी ऑफ 2+, and hydrogen chloride or hydrochloric acid will break down into H plus and Cl minus. So Zn2 plus and Cl minus will form ZnCl twice, and H plus gas will be reduced into H2. Okay. So जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एंड इट रिजल्ट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, है ना? जब इसको बर्न करते हो तो एक पॉप साउंड, ऐसे पॉप साउंड के साथ बर्न करते हैं ना, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, राइट? अब इसमें लेट अस से अगर हमने कॉपर के साथ डाइल्यूट HCl यूज किया, ठीक है, will copper displace hydrogen from its acid? Yes or no? We have to check the metal reactivity series. Is copper an active metal? Is copper coming above hydrogen? No. So copper comes below hydrogen. Copper hydrogen के नीचे आता है, तो copper is not an active metal. So copper cannot displace hydrogen from its acid because copper is less reactive than hydrogen. So यहाँ पे आपको simply लिखना है no reaction. Okay? Yes. So सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड से क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे, जैसे आपने अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ किया, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है, ये मैं रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बताऊंगा। तो ये क्या करते हैं, जो H2 गैस प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं H2O में, ठीक है। और यस, तो दे ऑक्सीडाइज H2 into H2, दैट्स व्हाई वी यूज डाइल्यूट एसिड्स ओनली, है ना। एंड मैग्नीशियम तो इतना गुड नाइट्रिक एसिड तो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि आप उसको अगर डाइल्यूट फॉर्म में भी यूज करो तो भी वो H2 को H2O में ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। यस, ये मैं मिटा देता हूँ। ओके, लेट अस से आपने कॉपर को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। अब नॉर्मली तो कॉपर एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, बट अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हो तो इट कैन डिस्प्लेस। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा Cu2+ में एंड इट विल फॉर्म CuSO4। ओके, प्लस H2 गैस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O में एंड ये खुद रेड्यूस होगा SO2 में, ठीक है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि ये ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है। डोंट वरी, व्हेन आई विल कम टू रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, बस अभी के लिए आप याद रखो कि हम कंसंट्रेटेड एसिड्स इसमें यूज नहीं करते, वी ओनली यूज डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ये इसको क्या कर देते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं वाटर में एंड खुद रेड्यूस हो जाते हैं उनके ऑक्साइड्स में, राइट। यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड to double displacement reaction. Now what is double displacement reaction? It is a type of reaction in which two ionic compounds reacts with each other and results in the exchange of ion. इसमें necessary condition क्या है कि दो ionic compound होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। Yes, तो let us take an example of barium chloride BaCl2 plus sodium sulfate ले लेते हैं, ठीक है। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? यस, आपको तो पता ही होगा। आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो कैटायन प्लस एनायन से मिलके बना हो, जिसके अंदर क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे BaCl2 है, ठीक है। दोनों के ही एक्वस सॉल्यूशंस हमें लेने हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्यों लेना है? अगर आप एक्वस सॉल्यूशन नहीं लोगे तो एक्चुअली ये तो क्या है, ये दोनों सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब सॉल्ट जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अब अगर दो सॉलिड सॉल्ट को आप मिक्स करोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तक वाटर नहीं होगा तब तक वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होंगे।
है ना, आपको आयोनिक एक्सचेंज करवाना है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस करवाना है आपको, तो इसको आयंस में आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इसलिए आपको दोनों ही आयोनिक कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तब जाके वो अपने आयंस में डिसोशिएट होंगे। अब बताओ ये किससे किससे बना है? दिस इज मेड अप ऑफ Ba2+ and Cl- and Na2SO4 will break down into Na+ and SO4 2-। अब इसमें बोला है कि यहाँ पे हमें आयोनिक एक्सचेंज करवाना है। अब आयोनिक एक्सचेंज का मतलब अभी आप देख सकते हो Ba2+ जो है वो Cl- के साथ है, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा SO4 2- के साथ। Na+ जो है इट विल गेट एक्सचेंज विद Cl-। तो नाउ Ba2+ एंड SO4 2- ये दोनों कंपाउंड बनाएंगे सेम क्रिस क्रॉस मेथड, तो हमें मिलेगा BaSO4 प्लस Na+ एंड Cl- दे विल प्रोड्यूस NaCl, राइट। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, प्लस NaCl। इसका तो एक्वस सॉल्यूशन में ये पानी में डिजोल्व हो जाता है, बट बेरियम सल्फेट जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउनवर्ड एरो डालता हूँ एंड इस प्रेसिपिटेट का कलर विल बी वाइट। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से होता है आयोनिक एक्सचेंज। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे लेट अस से वी हैव पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। ओके, दोनों ही सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन लिए, कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, पोटेशियम जो है इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयंस K+ एंड I-, and lead nitrate will break down into Pb2+ and NO3-। After ionic exchange what will happen, K+ जो है, ठीक है, it will get exchanged with NO3-, so it will form KNO3 and इसका aqueous solution मिल जाएगा, ये पानी में soluble होता है। and Pb2+ and I- it will produce PbI2। now PbI2 is insoluble in water, है ना, तो ये एक प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है गोल्डन येलो। कैसा कलर होता है? गोल्डन येलो। इसीलिए इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है, इसको हम गोल्डन रेन रिएक्शन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस से वी हैव सिल्वर नाइट्रेट, ओके, एंड सोडियम क्लोराइड। इन दोनों के हमने एक्वस सॉल्यूशंस लिए। यस, अब सिल्वर नाइट्रेट किससे किससे बना है? Ag+ एंड NO3-। NaCl is made up of Na+ and Cl-, so it will break down into Na+ and Cl-। now Ag+ and Cl- will produce AgCl and AgCl is insoluble in water, so it will precipitate out और white कलर का precipitate मिलता है हमें, प्लस Na+ and NO3-, it will form NaNO3। Is it clear? तो ये कुछ 2-3 एग्जांपल्स ऐसे, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तो बहुत एग्जांपल्स है आप अगर देखने जाओगे। ठीक है, जैसे बारी बारी से अगर आते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ये 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो हमने कवर करी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो हम रिएक्शन को और 2-3 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? आपको नाम से पता चल रहा है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उस रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल। जैसे अभी हमने जितनी भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल लिए, सभी में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, सो दिस ऑल कैन बी क्लासिफाइड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक बार और मैं लिखता हूँ, जैसे NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, वैसे तो ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, सो इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिमिलरली Ki प्लस PbNO3 ट्वाइस, इस रिएक्शन में भी क्या फॉर्म हो रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो PbI2
plus KNO3, so it can also be termed as precipitation reaction. इसमें गोल्डन येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। सो जिस किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड आपको अगर डाउनवर्ड एरो दिखता है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद वाला जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब, ठीक है, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ना व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, मैं आपको ना अभी बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों ही किस टाइप के कंपाउंड है? तीनों ही आयोनिक कंपाउंड्स है। बस फर्क क्या है? ठीक है, एसिड जो है इसमें एक आयन कांस्टेंट है विच इज H+। ठीक है, बेस जो है उसमें एक आयन कांस्टेंट है OH-। सॉल्ट है, इसमें ना तो H+ है ना तो OH- है। H+ और OH- के अलावा कोई भी आयोनिक कंपाउंड होगा जिसमें ना तो H+ है ना तो OH- है, दे ऑल कैन बी टर्म्ड एज सॉल्ट। जैसे अभी हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल देखे, है ना, NaCl हो गया, AgNO3 हो गया, Ki हो गया, PbNO3 ट्वाइस हो गया। दीज ऑल आर आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। ना तो इसमें H+ है ना तो OH- है, तो इन सबको हम क्या कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर एसिड की, तो एसिड में एक कैटायन कांस्टेंट होता है विच इज H+ और एनायन कोई भी हो सकता है। बेस में एक एनायन कांस्टेंट होता है और कैटायन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एसिड्स के अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया है ना, H+ और Cl- से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, H+ एंड SO4 से बना है। नाइट्रिक एसिड हो गया H+ एंड NO3-, नाइट्रेट आयन से बना है, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, बेस के एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो इसमें OH तो कॉमन होता है, तो एक हो गया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। KOH हो गया, ठीक है, CaOH ट्वाइस, सिलेक्ट लाइम, दिस इज ऑल्सो बेस, राइट। BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेस, राइट। सॉल्ट्स के तो अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको। अब आप देख सकते हो एसिड भी आयोनिक कंपाउंड है और बेस भी आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, अभी हमने बात की थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अगर जब दो आयोनिक कंपाउंड मिलते हैं एक साथ तो क्या होता है, आयोनिक एक्सचेंज होता है। तो इस केस में भी सेम चीज होगी, है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, आयोनिक एक्सचेंज होगा आयंस का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह लेके ड्रॉ कर देता हूँ। बहुत ही कॉमन एग्जांपल लूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH, दोनों का ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन। उसके बिना तो आयंस में डिसोशिएट होंगे नहीं। ठीक है, तो जब H+ और Cl-, लेट अस से यहाँ पे हमारे पास H+, यहाँ पे है Cl-, यहाँ पे है Na+ एंड यहाँ पे OH-। तो अब H+ एंड OH- वो दोनों क्या बनाएंगे मिलके, H2O। ठीक है, Na+ एंड Cl- दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट। तो इसमें एक प्रोडक्ट कांस्टेंट है H2O, क्योंकि एसिड का H+ और बेस का OH- दे विल ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म वाटर। एंड जो सॉल्ट है, अब आप देख सकते हो बेस में एक एनायन कांस्टेंट है OH-, एसिड में एक एक कैटायन कांस्टेंट है H+। ठीक है, तो एसिड का जो कैटायन है H+ और बेस का एनायन है OH-, वो तो मिलके क्या बना रहे, वाटर। अब बेस में क्या बचा, बेस का जो कैटायन है एंड एसिड का जो एनायन है वो मिलके बनाते हैं सॉल्ट। तो जो सॉल्ट है उसमें से जो कैटायन आपको जो मिलता है, सॉल्ट में जो आपको कैटायन मिलता है, सॉल्ट जिस कैटायन से बना है वो कहाँ से आ रहा है, बेस से आ रहा है। एंड सॉल्ट का जो एनायन है वो आपको कहाँ से मिल रहा है, एसिड से मिल रहा है। इसलिए सॉल्ट का जो कैटायन है उसे हम बोलते हैं बेस रेडिकल। क्या बोला जाता है, बेस रेडिकल। और सॉल्ट का जो एनायन है उसे बोला जाता है एसिड रेडिकल। क्या बोला जाता है, एसिड रेडिकल। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। इसके बारे में डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है या तो कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, एंड इट इज अ टाइप ऑफ
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो आज के चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड मेटल एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में स्टडी किया, देन मेटल एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने स्टडी किया, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, राइट। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, अब एक और बात मैं बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है विच इज डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में इसका एक और नाम है मेटाथीसिस रिएक्शन, इसको हम मेटाथीसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस थ्री आर सेम, राइट। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप चाहो तो थोड़ा अगर हाई लेवल क्वेश्चंस करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व एग्जाम्पलर। आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत ही एनसीईआरटी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, आपको हमेशा सॉल्व करनी चाहिए। अगर वो भी हो जाए देन यू कैन मूव टू ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। ओके, एनएसओ, आईएमओ, एनएसईजेएस। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसके आगे का पार्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।